अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम है इकरा शहजाद और मैं हूँ इस सेशन की मॉडरेटर। सबसे पहले हम सेशन शुरू करने से पहले आयकर गुरु का जो है वो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। मुझे कंफर्म कर दीजिएगा कि मेरी वॉइस क्लियर है। जी मैम, आपकी वॉइस भी क्लियर है। बाकी ये स्लाइड शो पे आप एक दफ़ा क्लिक करते हो, स्क्रीन फुल हो जाएगी। ओके। तो आयकर गुरु का जो मकसद है, मोटिव है, वो है कि शेयर करें, लर्न करें और ग्रो करें। आयकर ग्रुप का जो मिशन है वो ये है एम्प्लॉयबिलिटी प्रोवाइड करना, हाई टेक स्किल सिखाना और इंटरनेशनल मेंटोर्स को यूथ के साथ जो है वो कनेक्ट करवाना। आयकर ग्रुप पे हर रोज जो है वो 20+ सेशन जो है वो पर डे किए जाते हैं। 1 वीकली वेबिनार होता है और 2 वीकली वर्कशॉप्स होती हैं। इसके अलावा पाइथन, डीएसए, लीड कोड और मशीन लर्निंग जैसे कोर्सेज भी जो हैं वो यहाँ पे करवाए जाते हैं। फ्री आइज और जीआरई कोर्सेज भी आईकोड ग्रुप पे जो है वो करवाए जाते हैं। हर सेशन की जो है वो रिकॉर्डिंग फेसबुक पे और यूट्यूब पे जो है वो प्रोवाइड की जाती है। आप अगर कोई सेशन मिस हो जाए तो आप वहां से भी रिकॉर्डिंग ले सकते हैं। आईकोड गुरु की अचीवमेंट की बात करें तो 700+ जो इंटरनेशनल अवार्ड और हैकाथॉन कंपटीशन में जो है वो आईकोड गुरु ने अचीव किए हैं। इसके अलावा फुली फंडेड जो ग्रेजुएट एडमिशन है वो अराउंड द वर्ल्ड वाइड और यूएसए, जिसमें जो है वो सबसे ज्यादा स्कॉलरशिप जो है वो अचीव की गई हैं। इसके अलावा लोकल और इंटरनेशनल जॉब में भी जो है वो अचीवमेंट्स हैं। इस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से जो CS50 पजल डे करवाया जाता है 2025 में, उसमें 259 टीम ने पार्टिसिपेट किया और 9/9 पजल जो है वो सॉल्व की। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से कोडिंग प्लेस में जो है वो 240+ मेंटोर्स ने पार्टिसिपेट किया। थ्री आई कोडर्स ने जो है वो T20 ग्लोबल सिलेक्शन MIT इमर्जिंग टैलेंट प्रोग्राम में जो है वो पार्टिसिपेट पोजीशन हासिल की। इसके अलावा 301 स्टूडेंट्स जो है आईकॉट गुरु के, इन्होंने पार्टिसिपेट किया गूगल जैम कोड में। और 3 इंटर्न जो कि इतिहाद एविएशन ग्रुप में जो है वो सिलेक्ट हुए, जिसका हेडक्वार्टर जो है वो अबू धाबी में है। अगर ये बात की जाए कि जो लोग जिन लोगों ने आईकॉट ग्रुप पे स्कॉलरशिप गेट की है उनकी प्रोफाइल कैसी थी, तो उनकी प्रोफाइल ज्यादा हाई फाई नहीं थी। बहुत मिनिमम सीजीपीए, जिनकी 3.1 से 3.8 तक सीजीपीए थी। 6.5 से 7.5 की रेंज में उनके आईएस के बैंड थे, बिल्कुल जीरो थी। और जीआरई जो है वो उनका बिल्कुल भी नहीं था। इसके अलावा स्टडी गैप जो है वो 1 से 15 ईयर्स का था। उन्होंने 100% जो है वेबे हासिल किया। इसके अलावा स्कॉलरशिप में जो है वो उन्होंने $1100 से 3000 मंथली स्टाइपेंड जो है वो हासिल किया। बैंक स्टेटमेंट जो है वो उनकी बिल्कुल जीरो थी। यहाँ पे एक ग्राफ है जिस यहाँ पे आयकर गुरु की जो है किस तरह से ग्रोथ, कम्युनिटी की ग्रोथ हुई, उसको जो है वो हाईलाइट किया गया है कि किस तरह से 2023 में जो है वो 18K मेंबर्स थे और अब 2025 में जो है वो आयकर गुरु की कम्युनिटी जो है वो ग्रो होकर 35K तक जो है वो पहुंच गई है। यहाँ पे एक पाई चार्ट है जहाँ जिसमें ये चीज बताई गई है कि जिन यूनिवर्सिटीज ने ज्यादातर जो है वो एडमिशन हासिल किया, उनमें कौन सी यूनिवर्सिटीज थी। 72.2 यूनिवर्सिटी जो थी ना, वो हमारे पास कायद आजम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद के स्टूडेंट्स थे। उसके अलावा यूईटी लाहौर, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात और बहरिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी जो थे, जिन्होंने फुली फंडेड स्कॉलरशिप जो है वो आईकट गुरु से सिक्योर की। अगर आप आयकर गुरु पे न्यू हैं, तो अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया तो आप आयकर गुरु की वेबसाइट पे जाके रजिस्टर कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है वो इनके फेसबुक पेज को भी जो है वो फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ओके सर, शम्स, आप आप होल्ड कर सकते हैं क्लास को। ओके।
ओके सर, जुनेद अहमद का क्वेश्चन था कि आउटलाइन जो है वो 6 PM वाला जो सेशन है उसकी और हमारे सेशन की सेम है। अच्छा सर, ऐसा है कि जो आइल्स है वो सेम टू सेम फॉर्मेट ही हमारे पास होते हैं, और इस वजह से जो है वो आपको आउटलाइन जो है वो सेम लग रही है, बट जो चीज़ें पढ़ाई जाएंगी वो कुछ में भी हो सकता है कि आपको हमारी समझ नहीं आए, तो आप 6 PM वाला सेशन ले सकते हैं, आपको वहाँ पे ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो इट्स बेनिफिशियल कि अगर आप दोनों सेशन ले सकते हैं, बट जो भी आपके लिए अवेलेबल है आप उस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। आउटलाइन मैटर नहीं करती, मैटर करता है कि क्लास में क्या पढ़ाया जा रहा है और आप उसको कितने अच्छे से सुन रहे हैं। अगर आप कहें तो मैं आप लोगों के साथ जो है वो अपनी जो है जिस तरह से हम सेशंस को लेके चलेंगे उसकी आउटलाइन भी शेयर कर दूंगी अगेन। ओके, स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर। My name is Shamsula Hassan, and today I will teach you about the introduction of IELTS. So first of all, what is IELTS? IELTS stand for International English Language Testing System. तो इस ये जो आइल्स का टेस्ट है, ये दो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आइल्स का टेस्ट कंडक्ट करवाती हैं। उनमें से सबसे पहली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है ब्रिटिश काउंसिल की, और दूसरी है आईडीपी। ब्रिटिश काउंसिल जो है ये यूके की है, और आईडीपी जो है वो ऑस्ट्रेलिया की है। अब इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस का जो मार्किंग क्राइटेरिया है वो बिल्कुल सेम है, और अगर आपने जिस तरह से टेस्ट दिया है, तो चाहे आप ब्रिटिश काउंसिल के थ्रू दें या फिर आईडीपी के थ्रू दें, आपका जो बैंड स्कोर है वो सेम ही आएगा। और आप इन दोनों में से किसी की भी वेबसाइट पे जाके जो है वो उनके एग्जाम सेंटर्स जो आपके नियरेस्ट है, या फिर आपको अवेलेबल टाइम स्लॉट मिल रही है आपके टाइम जो आपके लिए कन्वीनियंट है, आप उसके थ्रू टेस्ट दे सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इनमें से कौन सी बेहतर है या नहीं बेहतर, दोनों एक जैसी हैं। इसके बाद ये जो आइल्स का टेस्ट है, ये 4 सेक्शंस या फिर मॉड्यूल्स में लिया जाता है, ताकि आपकी लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग, इन चारों स्किल्स को सेपरेटली जो है वो टेस्ट किया जा सके। ठीक, तो इसके 4 मॉड्यूल्स हैं। एंड देन पहले होता था कि आइल्स का जो टेस्ट था वो दो मोड्स में होता था, एक पेपर बेस्ड था और दूसरा कंप्यूटर बेस्ड। लेकिन 9 मार्च 2025 से जो है पेपर मोड को ख़त्म कर दिया गया, और सिर्फ जो है वो कंप्यूटर बेस्ड ही अब इसके ऊपर ही टेस्ट होता है, कंप्यूटर के ऊपर। और इसका ये है कि 1 से 3 दिनों के अंदर जो है वो आपके रिजल्ट्स आ जाते हैं। और अगर चारों मॉड्यूल्स में से किसी एक मॉड्यूल के अंदर अगर आपका जो है वो स्कोर आपको नहीं, आपको लगता है कि मैं ज़्यादा स्कोर ले सकता था, या किसी वजह से मेरा स्कोर कम आ गया, या फिर आपकी ज़्यादा बैंड स्कोर किसी एक में कम आ गए, तो वो आप दोबारा भी दे सकते हैं। और कंप्यूटर बेस्ड में ऐसा है कि आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो अच्छी होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा जो राइटिंग वाला मॉड्यूल होता है उसके अंदर आपने 150 और 250 वर्ड्स का ऐसे लिखना होता है। तो ऐसा है कि अगर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी होगी तो आप जो आपके माइंड में आ रहा है वो फौरी आप लिखते जा रहे होंगे। लेकिन अगर आपकी टाइपिंग स्पीड ही अच्छी नहीं है तो आप बटन ढूंढने में बहुत टाइम वेस्ट कर देंगे फिर। अब आइल्स की बेसिक 2 टाइप्स हैं, एक आइल्स एकेडमिक और दूसरा आइल्स जनरल है। आइल्स एकेडमिक और आइल्स जनरल के अंदर जो हमारा लिसनिंग वाला मॉड्यूल होता है और जो स्पीकिंग वाला होता है वो बिल्कुल सेम ही होता है, लेकिन रीडिंग मॉड्यूल और राइटिंग मॉड्यूल के अंदर जो क्वेश्चन टाइप्स होते हैं उनके अंदर डिफरेंस होता है। आपकी रीडिंग स्किल्स को मेजर करने के लिए जो क्वेश्चन टाइप्स होते हैं उनमें डिफरेंस होता है। लेकिन अब ये जो आइल्स एकेडमिक और आइल्स जनरल होता है, जो स्टडी वीज़ा के लिए स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं, या फिर यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना होता है, या स्टडी पर्पसेस के लिए लोग जो बाहर जाते हैं, वो आइल्स एकेडमिक उनको चाहिए होता है। और जो जो है वो पढ़े लिखे नहीं होते और छोटी मोटी जॉब्स वगैरह के लिए जो बाहर जाना चाहते हैं, उनके लिए आइल्स जनरल यूज़ होता है। अब हम यहाँ पे आइल्स एकेडमिक की ही बात करेंगे, क्योंकि हम स्टडी के रिलेटेड जो है वो अब्रॉड जाने की स्कॉलरशिप्स के थ्रू जाना चाहते हैं, तो इसलिए
अब ये जो आइल्स होता है, जैसे मैंने पहले भी बताया, इसके 4 मॉड्यूल्स या सेक्शंस होते हैं। सबसे पहला जो लिसनिंग होता है, उसके बाद रीडिंग, उसके बाद राइटिंग, और फिर स्पीकिंग। अब ये जो स्पीकिंग होता है, ये जो चारों मॉड्यूल्स होते हैं, ऐसे भी हो सकता है कि एक ही दिन में इन सारों का टेस्ट हो जाए, या कभी ऐसा भी होता है कि स्पीकिंग वाला जो मॉड्यूल है वो एक दिन पहले भी लिया जा सकता है या बाद में भी लिया जा सकता है। लेकिन लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग ये जो है ये एक ही दिन में होंगे। तो सबसे पहले जो लिसनिंग वाला मॉड्यूल होता है, ये 30 मिनट्स का होता है। और इसके अंदर 4 सेक्शंस होते हैं, और हर एक सेक्शन के अंदर 10 टास्क होते हैं। 10 टास्क क्या हो सकते हैं? एमसीक्यूज हो सकते हैं। आपको एक जो है वो रिकॉर्डिंग सुनाई जाएगी बोल के, हेडफोन्स के थ्रू। तो वो आपने सुन के उसे अंडरस्टैंड करके उन क्वेश्चंस का जो है वो आंसर देना होता है, या फिल इन द ब्लैंक्स को जो है वो लिखना होता है आपने टाइप करके, या फिर कोई ट्रू फाल्स कोई बात वो पूछ लेते हैं कि ये बात सच है या फाल्स है, ट्रू है या फाल्स है, तो वो आप लोगों ने बताना होता है। इस तरह के टास्क होते हैं। तो ये हर एक 4 सेक्शंस होते हैं, और हर एक सेक्शन के अंदर 10 क्वेश्चंस होते हैं, तो टोटल 40 क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो इन 40 क्वेश्चंस के अंदर से आपने जितने क्वेश्चंस का आंसर ठीक दिया या गलत दिया है, उसकी बुनियाद पे जो है वो आपके बैंड स्कोर्स को बताया जाता है कि कितने आपने बैंड स्कोर इसके अंदर लिए हैं। अगर मिसाल के तौर पे आपने जो है फर्स्ट टेबल के अंदर देखें, लिसनिंग का मार्किंग क्राइटेरिया जो है, अगर आपने 40 के अंदर से 4 या 5 क्वेश्चंस का जो आंसर है वो ठीक दिया, तो आपका जो बैंड स्कोर है वो 2.5। और इसके बाद अगर आपने 23 से 25 के दरमियान क्वेश्चंस का आंसर ठीक दिया है, तो आपका जो बैंड स्कोर होगा वो 6 होगा। इसी तरह से अगर आपके जो क्वेश्चंस है वो जितने ज़्यादा आप ठीक देंगे, उतना बैंड स्कोर जो है वो ज़्यादा होगा। तो ये जो लिसनिंग वाला टेस्ट होता है, इसके अंदर बैंड स्कोर लेना आसान होता है, तो हम कोशिश करते हैं कि 8-9 बैंड इसके अंदर आ जाए। अगर आपने 32 क्वेश्चंस का आंसर ठीक दिया है, तो आपके जो है वो बैंड स्कोर 7.5 बनेगा। इसके बाद रीडिंग का मॉड्यूल होता है, ये 60 मिनट्स का होता है। और इसके अंदर जो है उन्होंने 3 पैसेजेस दिए गए होते हैं, और उन लिसनिंग की तरह इसके अंदर भी 40 क्वेश्चंस होते हैं। वहाँ पे 3 सेक्शन से, और यहाँ पे जो है वो 3 पैराग्राफ्स होते हैं, और उन पैराग्राफ्स के अंदर से उन्होंने क्वेश्चंस बना के दिए गए होते हैं, एमसीक्यूज की फॉर्म में, फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में, ट्रू फॉल्स की फॉर्म में। और इसके अलावा और भी कुछ टाइप्स होती हैं, वो हम फिर जब रीडिंग का मॉड्यूल स्टडी करेंगे फिर हम उसमें बात करेंगे। तो उन पैसेजेस के अंदर से दे के ही हमने उन क्वेश्चंस का आंसर देना होता है। तो इसमें भी टोटल 40 क्वेश्चंस होते हैं, और जितने क्वेश्चंस का आप जो है वो आंसर देंगे, उतना ही आपके जो है वो बैंड स्कोर उस हिसाब से बनेंगे। उसका मार्किंग क्राइटेरिया भी आप देख सकते हैं यहाँ पे दूसरे टेबल में। इसके अंदर आपने अगर 23 से 26 के दरमियान अगर क्वेश्चंस ठीक दिए हैं, तो आपका बैंड स्कोर 6 बनेगा। अगर आपने इससे कम दिए हैं तो बैंड स्कोर कम होता जाएगा, और अगर आपने ज़्यादा आंसर्स ठीक दिए हैं तो बैंड स्कोर आपका इंक्रीज होता जाएगा। इसके इसके अंदर भी हम कोशिश करते हैं 8-9 जो बैंड्स है वो हम ले लें। 35 से ज़्यादा अगर आपने क्वेश्चन का आंसर ठीक दिया तो 8 बैंड आ जाए, तो ये इजी होता है, वो इतना मुश्किल नहीं होता। इसके बाद राइटिंग का मॉड्यूल है, ये भी 60 मिनट्स का होता है, और इसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक टास्क 1 जो कि 20 मिनट्स का होता है, इसके अंदर आपको कोई ग्राफ या फिर चार्ट या टेबल इस तरह से ग्राफ की फॉर्म में जो है वो आपको दे दिया जाता है, और बोला जाता है कि इसको जो है वो आपने एक्सप्लेन करना है अपनी वर्डिंग में। तो मिनिमम जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है वो 150 वर्ड्स होते हैं, तो वो आपने लिखने होते हैं उस चीज़ को एक्सप्लेन करते हुए। और दूसरा इसका टास्क होता है कि आपको कोई टॉपिक दे दिया जाता है, और बोला जाता है कि इसके ऊपर जो है ना 250 वर्ड्स मिनिमम आपने एक ऐसे लिखना है, और टाइम रिक्वायरमेंट इसकी 40 मिनट्स होती है। तो इसके लिए आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो अच्छी होनी चाहिए। अ, उसका ये है कि अगर आपके माइंड में जो बातें आ रही हैं वो बस आप लिखते जाएं। अगर जितनी ज़्यादा आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी होगी, उतनी आप जो है वो लिख लेंगे, फिर एंड पे आपके पास टाइम भी बच जाएगा कि आप चीज़ें, अगर आपने कोई मिस्टेक कर दिया तो वो आप ठीक कर लें। इसके अंदर ये होता है कि अगर आपने 150 की रिक्वायरमेंट पूरी कर लिया तो ठीक है, ज़्यादा ना लिखें, क्योंकि ज़्यादा लिखने से फिर क्या होता है कि आपकी मिस्टेक्स होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो अगर आपने जल्दी कर लिया तो फिर आप जितना लिख लिया उसे रीड कर लें, और आपका जो है वो जो मिस्टेक्स हैं उन्हें ठीक कर लें। इसके बाद स्पीकिंग का टेस्ट होता है, ये तकरीबन 15 मिनट्स के अंदर अंदर ये स्पीकिंग का टेस्ट हो जाता है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट 2 to 3 मिनट्स का होता है, इसके अंदर आपके
बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आपका होम टाउन के रिलेटेड कर लिए, आपके घर के रिलेटेड कर लिए, आप काम क्या करते हैं, स्टडी क्या करते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, और जैसे जैसे आप आंसर करते जाते हैं उसके रिलेटेड वो आगे से फिर और क्वेश्चन कर लेते हैं। 2 to 3 मिनट्स तक ये 8-9 क्वेश्चंस करते हैं। उसके बाद जो है वो पार्ट 2 आ जाता है। पार्ट 2 के अंदर आपको एक क्यू कार्ड दिया जाता है जिसके ऊपर कोई टॉपिक लिखा गया होता है, और उसके नीचे पॉइंट्स बताए गए होते हैं कि इस टॉपिक के रिलेटेड आपने बात करनी है। तो वो आप 1 मिनट तक उसे प्रिपेयर कर सकते हैं कि आप सोच सकते हैं कि मैंने क्या बोलना है, और उसके बाद आपको 2 मिनट बोलना होता है उस टॉपिक के ऊपर। इसके बाद पार्ट 3 आ जाता है। पार्ट 3 के अंदर जो आपने उन्होंने आपको टॉपिक दिया था, क्यू कार्ड दिया था बोलने के लिए, उसके रिलेटेड फिर वो क्वेश्चंस करते हैं पार्ट 3 के अंदर, जो बातें आपने बताई होंगी उन 2 मिनट स्पीकिंग वाले ने। तो ये क्वेश्चंस होते हैं, और उसके बाद इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन भी वो खुद से कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये 4 मॉड्यूल्स इसके इस तरह से जो है वो क्वेश्चंस करते हैं। अब लिसनिंग और रीडिंग वाला जो था, इसके अंदर हमने जो है वो लिसनिंग का भी मार्किंग क्राइटेरिया देखा और रीडिंग का भी देखा। लेकिन जो राइटिंग और जो स्पीकिंग है, इसका जो है वो जैसे इसका हमारे पास कोई ऐसा टेबल या मार्किंग क्राइटेरिया नहीं होता। वो क्या करते हैं कि वो जैसे स्कूल कॉलेजेस में टीचर्स अपने एक्सपीरियंस से स्टूडेंट्स को जो है वो मार्क्स देते हैं कि इसे कितना अच्छा लिखा है या नहीं लिखा। उस हिसाब से वो जो है वो आपको मार्क्स देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता कि हम एस्टिमेट नहीं कर सकते कि हमारे कितने मार्क्स आएंगे। तो जब हम प्रिपेयर करेंगे तो उसमें हम अंदाज़ा हो जाता है कि हम कितने बैंड स्कोर ले सकते हैं। अब इसके बाद चारों मॉड्यूल्स के अलग अलग से जो है वो बैंड स्कोर दे देते हैं, और एंड पे जो ओवरऑल आइल्स का बैंड स्कोर बनता है वो इन चारों की एवरेज लेके बनता है। अब मिसाल के तौर पे 3 लोगों ने टेस्ट दिया, और फर्स्ट वाला जो स्टूडेंट था उसके 6.5 बैंड लिसनिंग में आए, 6.5 बैंड जो है वो रीडिंग में आ गए, 5 बैंड राइटिंग में आ गए, 7 बैंड स्पीकिंग में आ गए। तो क्या किया जाता है, इन सब का एवरेज लिया जाता है, सबको जमा करके 4 पे डिवाइड कर दिया, तो एवरेज आ गया 6.25। ये इसी तरह से कोई दूसरे ने तीसरे ने जो भी टेस्ट दिया उनके कुछ बैंड स्कोर आ गए, लिसनिंग में आ गए, राइटिंग रीडिंग स्पीकिंग सबके अलग अलग बैंड स्कोर आ गए। एंड पे उन सबको जो है वो एवरेज ले लिया जाता है। अब जो एवरेज आया है उसको राउंड ऑफ किया जाता है। मिसाल के तौर पे तीसरे ने जो टेस्ट दिया इसका आया 6.125, तो ये 6 के ज्यादा करीब है या 5 के ज्यादा, 6.5 के ज्यादा करीब है। तो ये देखा जाता है। अब यहाँ पे ये 6 के ज्यादा करीब आ रहा है, तो ओवरऑल जो बैंड स्कोर बनेगा वो 6 बनेगा। अब ये जो दूसरे वाला है इसका 3.87, इसे अगर राउंड ऑफ करें तो ये 4 बनेगा। और यहाँ पे जो फर्स्ट वाला था 6.25, इसके अंदर ये जो 0.25 आ गया, ये 6 के भी उतना ही करीब है जितना 6.5 के करीब है। तो जब 0.25 आ रहा होता है तो जो नेक्स्ट वाला बैंड स्कोर होता है, हायर बैंड स्कोर होता है, वो दे दिया जाता है, कम नहीं दिया जाता। तो इसका जो बैंड स्कोर है वो 6.5 बनेगा। इसी तरह से अगर जो है, अगर मिसाल के तौर पे 6.75 बने, तो फिर वो आपको बैंड स्कोर 7 बन जाएगा। इससे इस तरह से कम नहीं करेंगे, ज्यादा कर देंगे। तो ये जो हमारा आइल्स होता है, इसकी जो वैलिडिटी होती है वो 2 इयर्स होती है। जब हमारा हम टेस्ट देते हैं उस डेट से 2 इयर्स तक जो है ये आइल्स का जो टेस्ट है वो वैलिड होता है। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकते अस्सलाम वालेकुम सर। हैं। जी। सर मैंने ये पूछना था, ये जो स्पीकिंग सेक्शन में क्यू कार्ड होता है तो उसमें पॉइंट्स वो बना के हमें देते हैं या सिर्फ टॉपिक होता है हमने खुद लिखने होते हैं पॉइंट्स? वो पॉइंट्स उन्होंने बना के दिए होते हैं। जी। वो पॉइंट्स हम हमारी फैसिलिटी के लिए होते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने उन्हीं पॉइंट्स को दे के उन्हीं को एक्सप्लेन करना है, नहीं ऐसा नहीं होता। वो ठीक उन्होंने है। पॉइंट्स हमें फैसिलिटेट करने के लिए दिए हुए होते हैं, ताकि हमें कुछ डाटा मिल जाए बोलने के लिए। अगर आप नहीं बोल सकते तो आप खुद से पॉइंट्स बना के उन पे भी बोल सकते हैं, लेकिन मेन टॉपिक के रिलेटेड होने चाहिए वो। ठीक है सर, थैंक यू। और कोई किसी का क्वेश्चन? ओके। यहाँ तक ये हमारा आइल्स का इंट्रोडक्शन था छोटा सा। अब इसके बाद, अब जैसे कि ये चारों मॉड्यूल्स हैं, इन सब की हमने देखा कि वैल्यू सबकी सेम ही है, सबको इक्वली जो है वो उसकी वेटेज है।
तो सबसे पहले हम जो है वो लिसनिंग मॉड्यूल की बात करते हैं। लिसनिंग मॉड्यूल के अंदर मैंने आपको बताया कि 4 सेक्शंस होते हैं। तो 4 सेक्शंस के अंदर वो हमारी जो है वो लिसनिंग स्किल्स चेक कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले सेक्शन के अंदर क्या होता है कि 2 स्पीकर्स होते हैं, बोलने वाले होते हैं, और जो एक बात कर रहे होते हैं आपस में, वो किसी सोशल सोशल सिचुएशन पे बात कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे कोई 2 लोगों के दरमियान फोन कन्वर्सेशन हो रही है, और कोई आपसे वो क्या कर रहे हैं, किसी होटल के अंदर कोई बुकिंग करवा रहे हैं, या कोई कोर्स जो है वो अपना बुक करवा रहे हैं, या किसी से मीटिंग या अपॉइंटमेंट ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। इस तरह की कोई सिचुएशन होती है। तो इसके अंदर बेसिक आपकी जो है वो लिसनिंग स्किल चेक होती है कि आप बेसिक इंफॉर्मेशन को कैच कर सकते हैं या नहीं, जैसे कि किसी का नाम, या कुछ डेट्स वगैरह, कि किस डेट को मीटिंग होगी या किस जगह पे होगी, लोकेशंस। तो इस तरह से ये बेसिक आपकी स्किल को चेक किया जाता है फर्स्ट सेक्शन के अंदर। इसके अंदर क्वेश्चन टाइप्स, फॉर्म या नोट कंप्लीशन के फॉर्म है, या कोई टेबल होता है, उसे उसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स होती है, उन्हें कंप्लीट करना होता है आपने उस कन्वर्जेशन को सुन के। या फिर कुछ एमसीक्यू के फॉर्म में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसके बाद सेक्शन 2 आ जाता है। सेक्शन 2 के अंदर भी 10 क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन यहाँ पे स्पीकर सिर्फ एक ही होता है, और वो बात जो कर रहा होता है वो एवरीडे सिचुएशन, वो भी सोशल सिचुएशन ही होती है। मिसाल के तौर पे कोई एक टूर गाइड है, और वो अपने जो है वो स्पीच दे रहा है कि हम म्यूजियम में जा रहे हैं और वहाँ पे ऐसे होगा या ऐसे होगा, जो भी वो गाइडलाइन दे रहा होता है। या फिर कोई शख्स जो है वो पार्क में जाने के लिए उसके मुताबिक कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा है, या हिस्टोरिक बिल्डिंग्स की कोई बात कर रहे होते हैं, या चैरिटी के रिलेटेड, या किसी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड कोई एक स्पीकर जो है वो स्पीच दे रहा होता है। तो उसको सुन के हमने जो है वो क्वेश्चंस का आंसर देना होता है। ये कोई मैप लेबलिंग हो सकती है, या फिर एमसीक्यूज भी पूछे जा सकते हैं, और इसी तरह से मैचिंग इंफॉर्मेशन पूछी जा सकती है। तो ये इनके ये वो क्वेश्चन टाइप है जो कि ज्यादातर पूछे जाते हैं, इनके अलावा भी पूछे जा सकते हैं। इसके बाद सेक्शन 3 आ जाता है। सेक्शन 3 के अंदर 3 to 4 स्पीकर्स हो सकते हैं, 2, 3, 4 इस तरह से हो सकते हैं स्पीकर्स। लेकिन यहाँ पे जो फर्स्ट और सेकंड सेक्शन के अंदर जो हमारी डिस्कशन थी वो सोशल टॉपिक्स पे थी, लेकिन यहाँ पे जो डिस्कशन है वो एकेडमिक टॉपिक्स पे होती है। जैसे कि 2 स्टूडेंट्स बात कर रहे हैं असाइनमेंट्स के रिलेटेड, या प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड, या वो अपने सुपरवाइजर से किसी प्रोजेक्ट के रिलेटेड बात कर रहे हैं। इस तरह से बात हो रही होती है। और यहाँ पे होता ही है कि 3, 4 स्पीकर्स होते हैं, तो उनकी डिफरेंट वॉइसेस होती हैं। तो इसमें हमें क्या करना पड़ता है कि उन वॉइसेस के दरमियान आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि ये स्टूडेंट की वॉइस है, या सुपरवाइजर की वॉइस है, या दूसरे स्टूडेंट की वॉइस है। तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और इसके अंदर जो है वो क्वेश्चन टाइप्स मैचिंग इंफॉर्मेशन हो सकती है, या एमसीक्यूज हो सकते हैं, या कोई टेबल दिया गया होता है जिसे फिल इन दी ब्लैंक्स कंप्लीट करनी होती है, या फ्लो चार्ट को कंप्लीट करना होता है। तो उन वॉइसेस को सुन के हमने जो है वो उसे कंप्लीट करना होता है। इसके बाद सेक्शन 4 आ जाता है। सेक्शन 4 के अंदर भी टॉपिक जो है वो एकेडमिक ही होता है, लेकिन यहाँ पे स्पीकर वन होता है, एक शख्स होता है बोलने वाला। और इस पे ऐसे होता है कि जैसे यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ लेक्चरर जो है वो लेक्चर दे रहे हैं, या फिर कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो उसको सुन के जो है वो हमने क्वेश्चंस का आंसर देना होता है। अब ये वाला जो चौथा सेक्शन है, ये सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर फर्स्ट 3 सेक्शंस के अंदर वो बताते हैं कि 5 to 6 क्वेश्चंस को आप देख लें, उनका आप आंसर करें, उसके बाद हमें थोड़ी सी ब्रेक मिलती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि चौथे सेक्शन के अंदर ये ब्रेक नहीं मिलती, फिर वो कंटिन्यूसली बोलते जाते हैं, और 10 क्वेश्चंस को हमने एक दफ़ा ही देखना होता है। और इसके अंदर जो टोन होती है, या वो फॉर्मल लैंग्वेज होती है और एकेडमिक लैंग्वेज होती है, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। बाकी डिफिकल्टी लेवल जो है वो सेक्शन 1 में सबसे इजी होता है, फिर सेक्शन 2 में थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज हो जाता है, फिर सेक्शन 3 में थोड़ा सा और इंक्रीज होता है, और 4 में थोड़ा सा उससे भी इंक्रीज हो जाता है। तो डिफिकल्टी लेवल इस तरह से इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पे जो क्वेश्चन टाइप और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो नोट्स या समरी या सेंटेंस कंप्लीशन के रिलेटेड पूछे जाते हैं, कि कुछ सेंटेंसेस दिए गए होते हैं, उनको हमने जो है वो उनकी बातें सुन के उनको कंप्लीट करना होता है। या एमसीक्यूज भी पूछे जा सकते हैं यहाँ पे। अब मैंने आपको देखा, फर्स्ट में भी एमसीक्यूज आए, सेकंड में भी, थर्ड में भी, फोर्थ में भी। लेकिन ये जो एमसीक्यूज होते हैं फर्स्ट में बहुत आसान होते हैं, सेकंड में इनकी जो भी डिफिकल्टी लेवल है वो इंक्रीज होता रहता है,
किसी जगह पे हमने एक ही वर्ड लिखना, एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है, किसी जगह पे दो ऑप्शन सेलेक्ट करने होते हैं। तो इस तरह से वो डिफिकल्टी लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है। अब ये जो क्वेश्चन टाइप्स हैं, डिफरेंट सेक्शंस की डिफरेंट क्वेश्चन टाइप्स हैं, ये सारी जो क्वेश्चन टाइप्स हैं ये हम कवर करेंगे और देखेंगे कि कौन सी क्वेश्चन टाइप को किस तरह से जो है वो हम इजीली जो है वो सोल्व कर सकते हैं, और किस तरह से हम मार्क्स ज़्यादा ले सकते हैं, उसकी स्ट्रेटजीज या फिर टिप्स भी शेयर की जाएंगी इंशाल्लाह। अब क्वेश्चन ये है कि हम ये जो लिसनिंग करेंगे, उनकी बातों को लिसन करेंगे, उस स्किल को हम किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि लिसनिंग का जो मॉड्यूल है ये हमारी लिसनिंग स्किल्स को ही चेक करने के लिए होता है। तो जैसे सेक्शन 3 के अंदर मैंने आप लोगों को बताया कि 3-4 लोग जो है वो बात कर रहे होते हैं। तो वो जो बात कर रहे होते हैं उनका एसेंट जो होता है वो डिफरेंट हो सकते हैं, ब्रिटिश जैसे हो गया, अमेरिकन या ऑस्ट्रेलियन, या ऐसा नहीं है कि किसी एक एसेंट को ही वो हम सुनेंगे। वो डिफरेंट एक्सेंट से, पाकिस्तानी भी एसेंट हो सकते हैं, कुछ डिफरेंट एसेंट्स होंगे, मुख्तलिफ कंट्रीज के लोग बात कर रहे होंगे। तो इसके लिए हमें फिर प्रैक्टिस उस हिसाब से होनी चाहिए, क्योंकि कुछ एक्सेंट्स होते हैं वो हमें समझ नहीं आ रहे होते। तो पहले से प्रैक्टिस होगी फिर ही हम कर सकेंगे। तो उसके लिए इंग्लिश सीरीज हम देख सकते हैं जिनके अंदर डिफरेंट एक्सेंट्स यूज किए गए होते हैं, जैसे कि कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो उसके अलावा आप जो है वो इंटरव्यूज देख सकते हैं यूट्यूब के अंदर, या टेड टॉक्स देख सकते हैं। ये एक यूट्यूब चैनल है, टेड एक्स टॉक्स, ये स्पेशली आइल्स के लिए ही है। तो ये आप लोग लाजमी से ऑब्जर्व करें, एक्सप्लोर करें। डेली आप एक दो टेड टॉक्स लाजमी सुनें। इसके बाद जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं जो कि लिसनिंग के अंदर हमें आती हैं, जब हम लिसन कर रहे होते हैं टास्क को, तो क्या होता है कि हम मेंटली जो है वो एब्सेंट होते हैं। तो उसके अलावा अगर कोई चीज़ इंटरेस्टिंग लग रही है तो उसे सुन लेते हैं, अगर कोई बोरिंग चीज़ आ गई है उसे ऑटोमेटिकली हम इग्नोर कर देते हैं। इसके अलावा कोई इधर उधर से सराउंडिंग्स की जो नॉइसेज होती हैं वो भी हमें डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं। या फिर किसी कोई बात हुई है तो उसके बारे में हम सोचने लग जाएं, और बाकी चीज़ें जो आगे से आगे वो बोल रहे हैं उनको हम इग्नोर कर देते हैं। या फिर कोई जब हम क्वेश्चन टाइप्स को सोल्व कर रहे होते हैं, तो अगर कोई एक क्वेश्चन टाइप, एक आंसर हम अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस होते हैं उनके जो आंसर्स हो रहे होते हैं, मिसाल के तौर पे एमसीक्यूज अगर हम सोल्व कर रहे हैं, तो पहला एमसीक्यूज जो है वो उसका आंसर, उसका जो आंसर होगा वो पहले देगा, फिर दूसरे एमसीक्यूज की तरफ जाएगा। ऐसा नहीं होता कि उसने जो है वो दूसरे एमसीक्यूज का आंसर आपको पहले बता दिया और पहले वाले का जो आंसर है वो छोड़ दिया, ऐसे नहीं होता। वो लाइन वाइज बता रहे होते हैं, पहले एमसीक्यूज का आंसर बताया, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का। तो ऐसा होता है कि अगर हम कोई एक आंसर को है वो मिस कर दें, तो फिर क्या होता है कि उसी उसकी उस पे हम फोकस कर लेते हैं कि वो आंसर रह गया या शायद नहीं रह गया, तो बाकी जो एमसीक्यूज हैं उनको हम फिर वो इग्नोर कर देते हैं। ये गलतियां हो जाती हैं। तो ये गलतियां आपको इसलिए बताई हैं ताकि आपको पता हो कि ये गलती है और ये हमने नहीं करनी। तो इसे आप जैसे ही आप रिकग्नाइज करें तो आप इसे छोड़ दें, इससे बचने की कोशिश करें। तो इसका सलूशन ये है कि आप जो है वो जब टेस्ट दें या लिसनिंग की प्रैक्टिस करें, तो आप एक तो उससे पहले आप रात को अपनी नींद पूरी करें, और दूसरा जो है वो अपने खाने पीने का ख्याल रखें ताकि आप मेंटली फ्रेश हों। और जब आपने लिसनिंग करनी है, ये स्किल की प्रैक्टिस करनी है, ये टेस्ट देना है, तो आप लोग ऐसे सोचे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप सारी प्रॉब्लम से आज़ाद हैं, और आपने बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, सिर्फ टेस्ट पे फोकस करना है। तो ये लिसनिंग का इंट्रोडक्शन था। अब लिसनिंग के जो क्वेश्चन टाइप्स हैं वो जितने भी आइए हम सुबह प्रैक्टिस करेंगे। अभी के लिए, आज के लिए आप लोगों की जो असाइनमेंट है वो ये है कि आपने टेडx टॉक्स पे जाना है और इनकी एक दो टॉक्स सुननी है, और कुछ इंग्लिश सीरीज आप लोग देखनी है ताकि आप अपनी लिसनिंग की प्रैक्टिस को जो है इम्प्रूव करें। इसके अलावा आपने जो है वो इंटरनेट के ऊपर 1000 या 1200 जो है वो मोस्ट कॉमन वर्ड्स हैं जो कि लिसनिंग के अंदर यूज होते हैं, वो आप लोगों ने देखने हैं लाजमी। अब यहाँ पे अगर यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकता है।
या किसी पॉइंट की समझ नहीं आई? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर बेसिकली इसमें आइल्स की जैसे प्रिपरेशन करवाई जाएगी, अगर किसी की इंग्लिश ही थोड़ी वीक है तो वो क्या करें? अ, आपकी कितनी एजुकेशन है? सर मैं पढ़ता वैसे यूनिवर्सिटी में रहा हूँ, बट थोड़ी सी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है। तो अ, सर, ऐसा है कि अगर जो है वो इतनी आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि आपकी इंग्लिश नहीं थी, क्योंकि हम यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और हमारे सारे सब्जेक्ट जो है वो इंग्लिश में ही होते हैं। तो इस चीज़ की बिल्कुल भी परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपको इंग्लिश आती है या नहीं आती। आज जो है वो इंग्लिश से ज़्यादा जो है वो आपकी मेंटल एबिलिटीज़ को चेक करता है। वो माशाल्लाह मुझे यकीन है कि आपकी बहुत अच्छी होंगी। तो इस चीज़ के लिए आपने परेशान नहीं होना। जी, और कोई किसी का क्वेश्चन? सर, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो जिन वेबसाइट से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं उन वेबसाइट्स का विजिट करवा दें, किस तरह से हम उन वेबसाइट्स को यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा गो थ्रू हो जाएंगे बच्चे। ओके। मुझे देखनी पड़ेंगी अभी वेबसाइट्स, मैंने ना देखी नहीं थी। अच्छा तो सर, अ, ए, ए, मैं एक करवा चीज, देता चलें आप करवा दें। हूँ। ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, आज की जो प्रैक्टिस है उसके करने उसके लिए डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जिससे जो है वो हम फ्री प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट जो मोस्टली हम यूज़ करते हैं ना वो इग्नोवेट है। वो इनिशियली जो है वो हम इग्नोवेट पर अगर प्रैक्टिस करते हैं तो ये सबसे बेस्ट प्रैक्टिस लिए है, क्योंकि इसमें जो है वो हमारे पास ना रीडिंग के लिए और लिसनिंग के लिए, एक तो ये रिजल्ट जो हमें बताता है वो फुल ऑथेंटिक बताता है, इसमें किसी तरह का एरर नहीं होता, और दूसरा ये कैम्ब्रिज की बुक्स को ही यूज़ करता है। जब हमारे पास कैम्ब्रिज की बुक्स को यूज़ करते हैं तो इस तरह से जो है वो हमारे पास इसका कुछ इंटरफेस होता है। ये डिफरेंट कैम्ब्रिज की बुक्स जो है वो हमारे पास दी गई होती हैं टेस्ट के लिए। यहाँ पे हम क्वेश्चन टाइप्स के हिसाब से जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसलिए मैंने कहा कि ये सबसे बेस्ट जो है वो वेबसाइट है। और भी वेबसाइट है वहाँ पे फुल टेस्ट होता है, क्वेश्चन टाइप्स के साथ प्रैक्टिस नहीं कर सकते, बट जो है इसमें अगर आप क्वेश्चन टाइप्स के हिसाब से प्रैक्टिस करते हैं ना तो आप ज़्यादा अच्छे से जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे फिल्टर, यहाँ पे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन है। अगर जो है वो आप अभी सर ने कहा कि हमारे फर्स्ट पार्ट में आते हैं कंप्लीटिशन के क्वेश्चंस, ठीक है। कंप्लीटिशन के टेबल कंप्लीटिशन, नोट कंप्लीटिशन। अब हम टेबल कंप्लीटिशन पे करते हैं, हमने इसे सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपने अगर फुल टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है तो आप फुल टेस्ट की प्रैक्टिस पे करेंगे और वरना आप पार्ट पे करेंगे।
और यहाँ पे आपके पास जिस जिस टेस्ट में टेबल कंप्लीटेशन से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन आए होंगे ना, वो आपके पास सामने वो शो हो जाएंगे। ये थोड़ा सा प्रोसेस कर रहा है। और भी डिफरेंट वेबसाइट है, बट अगर आप लोग इनिशियली प्रैक्टिस करें तो आप लोग इग्नोवेट को यूज़ करें और उससे जो है वो प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। ओके। ये देखिए यहाँ पे जितने भी जितने बुक्स में जो है वो टेबल कंपटीशन के आए हैं ना क्वेश्चंस, वो सब जो है वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब यहाँ से आप कोई भी चूज करके जो है टेबल कंपटीशन की जो है वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे ऊपर जो है वो आपके पास ऑडियो होती है और नीचे जो है वो आपके पास क्वेश्चंस होंगे। ऑडियो जो है वो आप चला सकते हैं जब जैसे भी, अगर आप पार्ट वन की प्रैक्टिस करें ऑन कर देंगे। ठीक है। और फिर जो है वो साथ ही जो है वो आप अपने क्वेश्चंस को देखें और इसको आप सोल्व कर सकते हैं। और लास्ट पे आप सबमिट करवाएंगे। तो सबमिट जब हम करवाते हैं उसके बाद जो भी हमारे एरर्स होते हैं, अब जैसे कि यहाँ पे हमारा जो अभी हमने सोल्व नहीं किया था, तो अब हमारे तकरीबन सारे ही एरर हैं। तो यहाँ पे जो है वो आंसर आपको बताया गया है कि यहाँ पे किस तरह से जो है वो स्क्रिप्ट आपको पूरी बता दी गई है ऑडियो की, किस तरह से आपका आंसर आना था। तो ये एक बेनिफिट है कि आप जो है वो एंड पे जो है वो अपने आंसर्स दे सकते हो कि ऑडियो में कहाँ से कौन सी चीज़ आपसे स्किप हुई थी, आपको एक्सेंट की समझ नहीं आई थी, या आपका जो है वो फोकस फेड हुआ था, या फिर कुछ बात उसने इस तरह से की थी कि आप ट्रैप में स्टक हो गए। तो ये चीज़ें जो है वो आप देख सकते हैं इस वेबसाइट के थ्रू। अगर किसी को वेबसाइट की समझ नहीं आए कि हमें किस तरह से इस वेबसाइट को यूज़ करना है, तो आप लोग पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को अगेन जो है वो इसके बारे में बता दूंगी। क्या मेरी आवाज़ आ रही है? जी मैम, आ रही है आपकी आवाज़। ओके, सबको क्लियर है कि किस तरह से हमने इस वेबसाइट को यूज़ करना है? तो पार्टिसिपेंट, जब तक आप लोग पार्टिसिपेट नहीं ना करेंगे तब तक आप आईएलटीएस की प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। एक्टिवली जो है वो आपको पार्टिसिपेट करना होगा। यहाँ पे कोई भी आपको जज नहीं कर रहा और ना ही कोई यहाँ पे आपको कुछ कहेगा। हम सब यहाँ पे लर्न कर रहे हैं। अगर तो आपको भी कोई चीज़ आती है या आपको किसी चीज़ के बारे में पता है तो आप लोग भी बता सकते हैं, ताकि हम लोगों का नॉलेज भी जो है वो इंक्रीज हो। ये हेजिटेट नहीं करना क्वेश्चन पूछने से पहले। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम जी सर इमरान। अच्छा मैम, वो भी एक यहाँ पे सर थे, वो पूछ रहे थे ना कि अगर इंग्लिश मेरी वीक है तो मैं क्या करूँ ना। जी तो जी। मेरे पास सजेशन ये थी कि वो ना अपने पहले टेंसेस वगैरह थोड़े रिवाइज कर लें ना। मतलब किसी भी ग्रामर की बुक से ना। तो बेसिक जो लैंग्वेज मतलब प्रॉब्लम आती है ना, वो मतलब बेसिक टेंसेस से ही आती है अक्सर ना। तो अगर वो कर लेंगे ना तो उनमें कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा और उनका स्कोर इम्प्रूव होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। हाँ, ये उन्होंने बहुत अच्छा सजेशन दे दिया। और इसके अलावा आप रीडिंग ज़्यादा करें, मतलब जितना भी हो सकता है तो आप रीडिंग स्टार्ट करें, ठीक है। मीन्स कि आप एक तो आप प्रैक्टिस करें। मैंने एक पोस्ट देखा था, उसमें ये लिखा हुआ था कि मैंने, मतलब एक बंदे ने
7.5 बैंड लिया था ना, तो वो कहता था कि मेरा इंग्लिश बिल्कुल वीक था, लेकिन मैंने, वो कह रहा था कि मैंने 32 मॉक टेस्ट दिए थे एक एक मॉड्यूल के, और इसके अलावा मैं रीडिंग की और भी प्रैक्टिस कर रहा था, तो उस वजह से वो कह रहा कि मैंने आइल्स बैंड जो है वो इतना ही आया। तो एक तो प्रैक्टिस है, और जितना हो सकता है आप रीडिंग की प्रैक्टिस करें, और जितना आप लिसनिंग करते हो इस तरह आपका स्पीकिंग भी उससे बेहतर हो जाते हैं। ठीक है, लिसनिंग से स्पीकिंग और रीडिंग से राइटिंग, तो ये दो चीज़ें जो है एक दूसरे पे डिपेंड करता है, तो इससे बाकी जो चीज़ें वो इम्प्रूव हो जाते हैं। ओके। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम कुछ जो है वो और चीजें देख लेते हैं आइस लिसनिंग की ही। जैसे कि आइस लिसनिंग में जो है वो हम या तो ऑल कैपिटल लेटर आप यूज कर लें, या जो है वो सारे स्मॉल लेटर यूज कर लें। जब भी जैसे कि हम अभी कंप्लीटिशन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, मैं आपको आगे दिखाती हूँ। इस तरह के ये जो क्वेश्चन होते हैं, इसमें जो है वो हमने वर्ड्स लिखने होते हैं। यहाँ पे जब हम वर्ड्स लिखते हैं ना, तो या तो आप सारे छोटे लिखें या सारे बड़े लिखें, क्योंकि अगर तो आप बार बार कैप्स लॉक को ऑन करेंगे, फर्स्ट वर्ड कैपिटल लिखने की कोशिश करेंगे और फिर छोटे लिखने की कोशिश करेंगे, तो वो टाइम कंज्यूम होगा। तो या तो आप सारे लेटर जो है वो स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे, या फिर जो है वो आप कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे। तो ये चूज जो है वो आपने खुद कर लेना है। इसके अलावा जो है वो आपने जब भी आइस लिसनिंग की प्रैक्टिस करनी है, तो आपने जो है रीड भी करना है, लिसन भी करना है और राइट भी करना है साइमल्टेनियसली। तीनों टास्क जो है वो आपने इकट्ठे करना है। डिफिकल्ट नहीं है। स्टार्ट में जो है वो आप आहिस्ता आहिस्ता पहले लिसनिंग की प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, फिर रीड करने की कोशिश करें और फिर राइट करने की कोशिश करें। ठीक है, वन बाय वन करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आपके मसल्स जो है वो स्ट्रोंग हो जाएंगे, और फिर जो है वो आप एक दिन जो है वो तीनों को इकट्ठे से बहुत अच्छे से कर लेंगे। इसके अलावा जो है आपने जब भी आपके पास कंपटीशन के क्वेश्चंस आते हैं ना, तो उनमें जो है वो आपने स्पेलिंग जो है वो ज़रूर चेक करना है कि किस तरह के स्पेलिंग की या फिर ग्रामर की मिस्टेक्स तो नहीं हुई है आपको। ग्रामर की मिस्टेक इस सेंस में कि किस तरह के सिंगुलर प्लूरल की मिस्टेक्स नहीं हुई आपसे, क्योंकि हमेशा कंपटीशन के क्वेश्चन में स्पेलिंग की या फिर प्लूरल्स की मिस्टेक्स, सिंगुलर प्लूरल्स की मिस्टेक्स होती हैं। तो इस चीज को जो है वो आपने एंड पे जब रिव्यू के लिए वो आपको टाइम देगा ना 5 सेकेंड्स, तो उसमें जो है 30 सेकेंड्स देता है आई थिंक। 30 सेकेंड्स देता है, तो उसमें जो है वो आपने उसको रिव्यू जरूर करना है। उसके अलावा किसी तरह की नेगेटिव मार्किंग जो है वो बिल्कुल नहीं होती। अगर आपसे कोई क्वेश्चन स्किप हो गया और आपको लग रहा है कि ऑडियो जो है वो अब बहुत ज्यादा आगे तक पहुंच गई है और मेरे ये एक एमसीक्यूज रह गया, तो आप उस एमसीक्यूज को गैस कर लो, चाहे वो कंप्लीटिशन का है, चाहे वो एमसीक्यूज है, कोई भी है, आपने गैस कर देना है। गैस करने से अगर तो वो ठीक हुआ तो आपको मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन अगर गलत हुआ तो कोई इश्यू नहीं है, आपने खाली भी तो छोड़ना था। लेकिन पॉजिटिव सोचें कि अगर वो सही हो गया तो आपको 1 मार्क्स भी तो मिलेगा। उसके अलावा जो है वो आपने जब भी लिसनिंग का टेस्ट हो या फिर कोई भी आयल्स का टेस्ट हो, तो आपने उसमें इंस्ट्रक्शंस को क्लियरली पढ़ना है कि इंस्ट्रक्शन में उसने आपको क्या कहा है। क्या उसने आपको वर्ड लिमिट्स कितनी बताई हैं, क्या उसने आपको 2 वर्ड्स लिखने को कहा है, नंबर्स लिखने को कहा है, या फिर उसने कहा है आपको कि 1 वर्ड लिखना है। ठीक है। अब जो वर्ड्स है ना, वर्ड लिमिट जो वो आपको स्टार्ट में क्वेश्चन के बताता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तो आपको 2 आंसर लग रहे हैं, ठीक है, अब जहाँ अगर यहाँ पे तो उसने हमें कहा एग्जाम्पल में 2 वर्ड्स, तो 2 वर्ड्स में जो है वो हमने लिख दिया टेनिस शूज। ठीक है, अब ये हो गए 2 वर्ड्स। लेकिन अगर उसने हमें यहाँ कहा होता कि 1 वर्ड, ठीक है, और उसने क्वेश्चंस को इस तरह से डिजाइन किया होता है कि हमें लग रहा होता है कि टेनिस भी है और शूज भी है। ठीक है, अब जब टेनिस भी है और शूज भी है, तो आपको दोनों वर्ड्स लग रहे हैं कि यहाँ पे इन दोनों वर्ड्स में से कोई एक आ सकता है, और आप जो है वो कंफ्यूज होकर दोनों ही लिख देते हो, तो वो गलत होगा। ठीक है, इस चीज की प्रैक्टिस जो है वो कल से शम्स आपको जब कंपटीशन के क्वेश्चन करवाएंगे ना, तो वो बता देंगे कि किस तरह से जो है वो आप वो ट्रैप करता है और किस तरह किन वर्ड्स को वो आपको ट्रैप करता है। तो वो चीज जो है वो आपको और क्लियर हो जाएगी। मेरा मकसद अभी सिर्फ आपको इतना क्लियर करना है कि अगर उसने आपको 2 वर्ड्स कहा है ना, तो आपने बहुत एहतियात के साथ देखना है कि 2 वर्ड्स ही लिखने हैं। आपने
कोई और एक्स्ट्रा वर्ड, इवन के अगर यहाँ पे आ रहा है द टेनिस शूज, ठीक है, तो आपने उसके साथ द नहीं लिखना। अगर आप द लिखोगे तो वो गलत होगा। आर्टिकल्स जो होते हैं, हम मोस्टली आर्टिकल्स लिख देते हैं, तो हमने उस चीज को अवॉइड करना है। अगर उसने नंबर कहा है, तो नंबर का मतलब है कि आप कोई भी नंबर यूज कर सकते हो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक नंबर यूज करोगे। कंप्लीट जितना भी वो जितने भी नंबर बोलेगा ना एक सेंटेंस में, वो आपने कहना जैसे 1950, तो ये 1950 जो है ये हमारे पास एक नंबर है, ठीक है। और एक चीज ये कि अगर तो वन वर्ड कहा है, लेकिन अब वन वर्ड में नंबर है पार्ट, सॉरी, वर्ड है पार्ट टाइम। अब पार्ट टाइम एक पूरा वर्ड है, ठीक है, उसके अंदर जो है वो आप स्लैश डाल के जो है वो अगर आप लिखते हैं तो वो आपका वन वर्ड काउंट होता है। उसके अलावा अगर उसने कहा है वन वर्ड और आर नंबर, ठीक है, इस तरह से मोस्टली हेडिंग दी गई होती है, वन वर्ड्स और आर नंबर। तो इसमें जो है वो हम इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 14 फरवरी। अब 14 जो है वो एक नंबर है और फेब्रवरी जो है वो एक वर्ड है। वन वर्ड और आ नंबर, अब ये स्टेटमेंट्स को आपने याद है, और आ नंबर की आप वन वर्ड भी लिख सकते हैं और एक नंबर भी लिख सकते हैं। बट अगर कहीं पे जरूरी नहीं है कि वो हर जगह पे ही आपको वन वर्ड और आ नंबर देगा, कहीं पे वो वन वर्ड बोल देगा, कहीं पे वो नंबर बोल देगा, और कहीं पे जो है वो दोनों को बोल देगा। इसके अलावा जो है वो आप नेक्स्ट टिप है कि आपने जो है वो करेक्शन अपनी जो उसकी कन्वर्सेशन है ना उसको ध्यान से जो है वो सुनना है। कभी कभी ऐसा होता है कि वो ट्रैप करता है आपको, पहले एक चीज के बारे में पूछता है फिर दूसरी चीज के बारे में आपसे बात करने लग जाता है। तो इस चीज को जो है वो आप उसके ट्रैप्स को अच्छे से समझने की कोशिश करनी है। और ये कुछ प्रैक्टिस के लिए थे, ये सर शम्स ने ऑलरेडी आपको प्रैक्टिस के लिए काफी चीजें बता दी हुई हैं कि कहाँ से आप लिसनिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके। कॉमन प्रॉब्लम जो आती हैं वो यही आती हैं कि आंसर जो है वो कन्वर्सेशन में जो है वो चेंज हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल वो पहले कहता है कि वी आर प्लानिंग टू मीट एट द लाइब्रेरी, बट सिंस इट्स क्लोज लेट्स मीट एट द कैफे इंस्टेड। अब यहाँ पे जो है वो उसने कहा कि हम जो है वो लाइब्रेरी में मिलेंगे, ठीक है। फिर उसने कहा बट, उसने अब आगे से आपको ट्रैप करने की कोशिश की कि किस तरह से ट्रैप करके उसने कहा कि वो आप कैफे की जगह पे नहीं हम मिलेंगे, अब हम लाइब्रेरी नहीं, हम कैफे में मिलेंगे, क्योंकि लाइब्रेरी उस टाइम जो है वो क्लोज होती है। तो इस तरह से आइस में जो है वो इंग्लिश से ज्यादा आपको कॉन्शियस होने की जरूरत होती है, क्योंकि वो आपको ट्रैप देता है, डिस्ट्रैक्ट करता है आपको डिफरेंट तरीकों से। डिस्ट्रैक्टर्स होते हैं, डिस्ट्रैक्टर्स में जो है वो सिमिलर साउंड साउंड भी होते हैं जो कि इनकरेक्ट हो सकते हैं। उसके अलावा जैसे कि अगर स्पीकर जो है वो कहता है आई वॉज थिंकिंग ऑफ मीटिंग ऑन थर्सडे बट एक्चुअली फ्राइडे वुड बी बेटर। अब यहाँ पे जो है वो उसने एक छोटे सा वर्ड से आपको डिस्ट्रैक्ट करके जो है वो कंप्लीट मीनिंग ही चेंज कर दिया आपके करेक्ट आंसर का। तो इस चीज को जो है वो बहुत ज्यादा एहतियात से हमने देखना होता है। आंसर की टाइमिंग जो है वो वेरी करती है। कभी कभी ऐसे होता है कि आंसर जो है वो एक आंसर के फौरन बाद दूसरा आंसर होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस के बाद जो है वो नेक्स्ट आंसर जो है वो आपका आता है। प्लूरल जो है, प्लूरल्स का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है। प्लूरल्स इस तरह से होते हैं कि कभी कभी जब हम लिख रहे होते हैं तो हमें सुनने में पता नहीं चल रहा होता कि उसने प्लूरल बोला था या सिंगुलर बोला था। तो इस चीज को जो है वो हमने थोड़ा सा ध्यान रख के सुनना होता है। और अगर आपको सुनने से नहीं समझ आया तो प्लूरल की मिस्टेक ज्यादातर कंप्लीटिशन में होती है। कंप्लीटिशन में कुछ ट्रिक्स वगैरह होती हैं जिससे जो है वो आप ये फाइंड कर सकते हैं कि यहाँ पे प्लूरल है, और वो ग्रामर के थ्रू आर है, इसका मतलब है कि यहाँ पे प्लूरल आएगा। और अगर उससे पहले, अगर एक ब्लैंक से पहले कोई प्लूरल की बात हो रही है, कोई ज्यादा चीजों के बारे में बात हो रही है, तो ऑब्वियसली उसकी जो ब्लैंक होगी वो भी हमारे पास प्लूरल होगी। तो इन चीजों को जो है वो हम ध्यान से देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई आंसर मिस हुआ है तो आपने इमिडिएटली नेक्स्ट पे मूव कर जाना है, और जब आपके पास टाइम लास्ट पे वो आपको देते हैं चेक करने के लिए, उस वक्त आपने गेस कर लेना है। कंसंट्रेशन जो है वो पूरे टेस्ट में मैटर करती है। आपने आज से ही जो है वो 30 मिनट लिसनिंग की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देनी है। आपको जो सर ने वेबसाइट डिफरेंट वेबसाइट्स वगैरह या फिर चैनल्स बताए हैं, तो आप उनसे जो है वो आज से ही प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें अपना स्टेमिना बिल्ड करने की।
क्वेश्चन टाइप के बारे में सर ने आपको काफी ज्यादा अच्छे से क्लियर कर दिया कि किस तरह से हमारे पास क्वेश्चन टाइप होती है। हम थोड़ी सी देख लेते हैं कि किस तरह की हमारे पास क्वेश्चन टाइप होती है। वैसे तो हमारा टाइम खत्म हो गया है, 1 मिनट रह गया है। इस तरह से हमारे पास सेंटेंस कंप्लीटिशंस होते हैं। यहाँ पे एक पूरी ब्लैंक लिखी होती है और एक ब्लैंक दी होती है, जैसे कि हमारे पास स्कूल में होता था। फॉर्म कंप्लीटिशन में हमारे पास एक फॉर्म होता है। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे हमें 4 5 क्लास में फिलिंग दी ब्लैंक दी गई होती है ना, ये उसी तरह से है। नोट कंप्लीटिशन में जो है वो हमारे पास इस तरह से कोई भी किसी जगह की इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं या फिर किसी ट्रैवल वगैरह के बारे में पूछ रहे होते हैं, तो बट ये है कंप्लीटिशन की तरह। कंप्लीटिशन के सब टाइप जो हैं वो बिल्कुल सेम है। ठीक है। बाकी सर जो है वो कल आपको कंप्लीटिशन जो है वो अच्छे से करवाएंगे। आई होप कि आप लोगों की आज के सेशन की समझ आई होगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप सेशन में भी पूछ सकते हैं, इसके अलावा आप स्लैक पे भी पूछ सकते हैं। हाँ मैम, मेरे क्वेश्चन है जी जी कि मैम। हमें एक एक मॉड्यूल जैसे कि राइटिंग, लिसनिंग और रीडिंग हर रोज ये सारे की प्रैक्टिस करनी चाहिए या पहले एक को खत्म करके फिर दूसरा शुरू करना चाहिए? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है मैम खिजरा। ये इस तरह से है कि पहले आप लिसनिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट करें, एक दिन में एक मॉड्यूल करें। अगर आप चारों मॉड्यूल्स को एक साथ करेंगे ना, आप मुझे आपका क्वेश्चन इसलिए अच्छा लगा क्योंकि हम जब स्टार्ट करते हैं ना तो हम कोशिश करते हैं कि सारे मॉड्यूल्स को करना शुरू कर दे, बट आपने पहले एक मॉड्यूल करना है। ठीक है। अब आपके उस मॉड्यूल में आपके गिव जितने रिक्वायर्ड बैंड हैं, अगर आप 6 बैंड लेना चाहते हैं, 8 बैंड लेना चाहते हैं, जितने भी आप लेना चाहते हैं ना, आपके उस मॉड्यूल में उतने बैंड आना शुरू हो गया ना, तो उसके बाद आप सेकंड मॉड्यूल को स्टार्ट करें। फिर जब आप सेकंड मॉड्यूल को स्टार्ट करेंगे ना, तो फिर आपको फर्स्ट के लिए इतना ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लिस्टिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अभी आपको फुल डे लिस्टिंग की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन जब आपके 8 बैंड लिस्टिंग में आना शुरू हो गए हुए हैं, तो आप फिर उसके बाद रीडिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। तो जब आप रीडिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे ना, उस वक्त आपकी लिसनिंग की प्रैक्टिस इतनी होगी होगी कि आपको दिन में सिर्फ 30 मिनट्स आप लिसनिंग को दोगे, बाकी का फुल डे जो है वो आप रीडिंग की प्रैक्टिस करोगे। ठीक है। फिर सेम ऐसे ही जब आपकी रीडिंग के 8 बैंड आना शुरू हो जाए, तो फिर जो है 8 जो भी आपके रिक्वायर्ड बैंड है वो, ठीक है, जब आपके रीडिंग के बैंड आना शुरू हो जाए फिर आप राइटिंग को इंक्लूड करो। बट स्पीकिंग स्पीकिंग में आपको कहूंगी कि स्पीकिंग जैसी भी है आपकी, जितनी मर्जी खराब है ना, आप फर्स्ट डे से जो है वो एटलीस्ट थोड़ी बहुत बोलना शुरू कर दो। वर्ड छोटे छोटे बोलना शुरू कर दो अपनी कन्वर्सेशन में ना इंग्लिश के, ताकि जो है जो हमें वो डर है कि हमें आता नहीं है ना, तो वो डर भी खत्म होना शुरू हो जाए। सिर्फ स्पीकिंग मैं कहूंगी कि आप सब मॉड्यूल्स के साथ स्पीकिंग को स्टार्ट रखें, लेकिन इस तरह से नहीं कि आप उसके पूरे मॉड्यूल को अंडरस्टैंड करें, उसकी प्रैक्टिस करना शुरू करें। आप छोटी छोटी कन्वर्सेशन करना शुरू कर दें ताकि आप यूज टू हो जाएं उससे, जब तक आप अपने स्पीकिंग मॉड्यूल तक पहुंचेंगे। आई होप कि मैम खिजा आपको मेरे क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। जी मैम, थैंक यू। ओके। तो सर आज का सेशन फिर हम एंड करते हैं, क्योंकि हमारे पास 5 2 हो गए हैं, और इंशाल्लाह हम कल जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चंस टाइप पे मूव करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन।